नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। महंगाई के विरोध में जनवाड़ा में भाजपा का विरोध प्रदर्शन। भारत की विकास रणनीति बहुआयामी होनी चाहिए, पूर्व आरबीआई गवर्नर। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, बस किराए में वृद्धि अपरिहार्य है। नीट पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 66वां जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। बीजेपी नेता सुरमा पाठी निर्विरोध चुनी गई, उड़ीसा विधानसभा की स्पीकर, रच दिया इतिहास। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। राज्य में सत्ता में आई सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाकर गरीबों के पेट पर वार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रभारियों और बीदर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि इसने घाव पर नमक छिड़काने का काम किया है। बीदर तालुके के चंदवाड़ा गांव में भारतीय जनता पार्टी ने बीदर और रात की सड़क को जाम कर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर बोलते हुए ठाकुर ने कहा कि एक तरफ तो वह झूठी गारंटी के आधार पर महिला को पैसे देते हैं, दूसरी ओर कीमतें बढ़ाना और लोगों की जेब पर टाका डालना कांग्रेस सरकार की खराब नीति है। कांग्रेस सरकार आने के बाद स्टैम्प पेपर, शराब, सब्जी, रजिस्ट्रेशन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी आदि के दाम बढ़ गए। राज्य सरकार संसाधन जुटाने के नाम पर गरीबों को धोखा दे रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से किराना सामान में आएगी उछाल, इससे गरीबों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए राज्य सरकार को तुरंत कीमत कम करनी चाहिए। उन्होंने सरकार से कहा, अन्यथा गांव-गांव संघर्ष होगा। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है, सिद्धरामैया की सरकार आई है, किसी ना किसी तरीके से गरीबों को परेशान करने का काम कर रही है। अभी पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाए हैं। ये पेट्रोल और डीजल का रेट केवल पेट्रोल डीजल का रेट नहीं रहता, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ जाता है और जो भी रेगुलर उपयोग के लिए सामग्री आते हैं उनका भी रेट बढ़ जाता है। एक तरफ आप गरीबों को गारंटी दे रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप उन्हीं के घरों को लूट रहे हो। ये ठीक नहीं है। एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आपने खराब कर दिया है, और दूसरी तरफ गरीबों के घरों के ऊपर आप रेट को ज्यादा करके उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीदर विधानसभा की तरफ से आज यह आंदोलन हमने किया है और यहाँ पर रास्ता रोको किया है और सब पूरे राज्य में इस तरह का आंदोलन चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि आप जो गरीबों के ऊपर रेट बढ़ा करके गरीबों को मजबूर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसको वापस लें। पेट्रोल और डीजल का रेट भी वापस लें, अन्यथा पूरे कर्नाटक राज्य के गांव-गांव में आपके खिलाफ में आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी मैं देता हूँ। सर, सीएम का पार्टी बीदर ग्रामांतर मंडल के ओर से आज जनवाड़ा में जो स्ट्राइक रखे गए थे, बीदर ग्रामांतर मंडल, बीदर विधानसभा क्षेत्र, अभी हमारे सभी सीनियर लीडर्स बात करते हुए कहे, ये कर्नाटक के गवर्नमेंट, उनको गवर्नमेंट चलाने का सिस्टम ही मालूम नहीं है। यहाँ के जो गरीबों का पैसे है वो तुम लोग इलेक्शन के लिए, तुम्हारे राहुल गांधी के लिए और सोनिया गांधी के खर्च के लिए यूज कर रहे हो। वो भी देश के इतिहास में पहली बार गवर्नमेंट के पैसे प्राइवेट अकाउंट को डाल के उठा लिए सो। ऐसा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बीजेपी के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करने के लिए लायक नहीं है। उनको अभी ये तालुका लेवल जो स्ट्राइक चल रहा है, हर गांव में, हर गली में कांग्रेस के खिलाफ ये होराटा जारी रहेगा बोलकर मेरा 2 बात समाप्त करता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन ने कहा कि देश और विदेश में हाल ही के घटनाक्रमों के मद्देनजर भारत के विकास के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के पहले वार्षिक दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, लोगों की अपेक्षाएं बहुत स्पष्ट हैं। हम 2047 तक एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा। भारत की विकास रणनीति पर अपने विचार साझा करते हुए रंगराजन ने कहा, भारत की रणनीति बहुआयामी होनी चाहिए। निवेश पर बढ़ाकर विनिर्माण, सेवाओं और निर्यात पर जोर देकर नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर और रोजगार अनुकूल क्षेत्रों के मिश्रण को बढ़ावा देकर विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन आगे की सबसे कठिन चुनौती होगी। अपने संबोधन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने देश के भविष्य को आकार देने में अर्थशास्त्रियों की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, सफल अर्थशास्त्री जटिल आंकड़ों का अध्ययन करते हैं और अपने निष्कर्षों का उपयोग वित्तीय संस्थानों को सलाह देने के लिए करते हैं। नीतियों और निवेशों पर उनकी अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण है। स्वर्ण पदक विजेताओं ने कहा कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अर्थशास्त्रियों के लिए बहुत सारे अवसर हैं और नौकरियों में अच्छा वेतन मिलता है। उन्होंने छात्रों से अर्थशास्त्र चुनने का आह्वान किया। कुल मिलाकर विश्वविद्यालय ने 4 स्वर्ण पदक, 12 रैंक प्रमाण पत्र और 180 डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान किए। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि राज्य में बस किराए में वृद्धि अपरिहार्य है। वह यहां कमांड सेंटर का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे, जो वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरणों और पैनिक बटन से डेटा प्राप्त करेगा, जिसे सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों, सरकारी और वाणिज्यिक दौरों में सितंबर तक अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा, बीएमटीसी बस किराए में 2014 में संशोधन किया गया था और केएसआरटीसी, केकेआरटीसी और एनडब्ल्यूकेआरटीसी के किराए में 2020 में संशोधन किया गया था। किराया संशोधन के बाद डीजल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि हुई है। ये सभी कारक किराया वृद्धि को अपरिहार्य बनाते हैं। रेड्डी ने कहा कि किराया वृद्धि एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। अगर किराया नहीं बढ़ाया गया तो सरकार को अपने बस निगमों को विशेष अनुदान देना पड़ सकता है। उन्हें चारों निगमों के बोर्ड से बस किराया बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं मिला है। उन्होंने कहा, बोर्ड 25 से 30% बढ़ोतरी की मांग कर सकते हैं। हम उस सीमा तक किराया नहीं बढ़ाएंगे। हम प्रस्ताव पर गहन चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की शक्ति योजना के खर्च के लिए 1100 करोड़ रुपए की मांग करते हुए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP लगाने की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। पिछले अगस्त में जारी अधिसूचना में राज्य सरकार ने नवंबर से पहले HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन खराब प्रतिक्रिया के कारण इसे फरवरी और फिर 31 मई तक बढ़ा दिया गया। रेणुका स्वामी हत्या मामले में आरोपी नंबर 2 अभिनेता दर्शन युगदीपा ने पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत रिमांड आवेदन के अनुसार मामले में अपनी संलिप्तता कबूल कर लिया। रिमांड कॉपी के अनुसार 47 वर्षीय अभिनेता ने इस मामले में एक अन्य आरोपी प्रदोष को पुलिस और वकीलों को मैनेज करने और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वालों को पैसे देने के लिए 30 लाख रुपए देने की बात कबूल की। ऐसा कहा जाता है कि अभिनेता ने यह पैसे इसलिए दिए थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका नाम मामले में न आए। रिमांड कॉपी के अनुसार अभिनेता ने अपने स्वैच्छिक बयान में इसका उल्लेख किया है। अपनी तलाशी के दौरान पुलिस ने गिरिनगर में जेपी रोड पर प्रदोष के घर से नकदी जब्त की। इस बीच दर्शन, पवित्रा गौड़ा और मामले के 13 अन्य आरोपियों को विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके रक्त और माल के नमूने एकत्र किए गए। नमूने फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए ताकि पता लगाया जा सके कि अपराध करने के समय आरोपी किसी पदार्थ के प्रभाव में थे या नहीं। क्योंकि आरोपियों की पुलिस हिरासत गुरुवार को समाप्त हो रही है, इसीलिए पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि जांच के सभी पहलुओं को शामिल किया जाए। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मेडिकल परीक्षा नीट को लेकर पूरे देश में इस वक्त बवाल चल रहा है। परीक्षा के पेपर लीक की खबर के बाद तमाम राजनीतिक दल और छात्र संगठन इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए ने हाल ही में हुई
यूजीसी नीट परीक्षा को रद्द कर दिया है। इन सब हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नीट पेपर लीक को लेकर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नीट पर हंगामे और यूजीसी नीट परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में पेपर लीक होने बंद होने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक के गुनहगारों को तलाश कर उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या राहुल संसद में नीट मुद्दा और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का मुद्दा उठाएंगे, राहुल गांधी ने कहा कि हां, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि संस्थानों में विचारधारा के आधार पर नियुक्तियां की जा रही है, इसी कारण ये समस्याएं सामने आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने जो नोटबंदी के साथ और अर्थव्यवस्था के साथ किया था, वह अब शिक्षा प्रणाली के साथ किया गया है। इसी कारण लोग परेशान हैं। एक स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया गया है। यह जरूरी है कि जो लोग यहाँ दोषी हैं उन्हें कानून के कटघरे में लाया जाए और उन्हें दंडित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनकी अच्छी सेहत और लंबे जीवन की कामना की है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा और समर्पण हम सभी को प्रेरित करता है। उनकी बुद्धिमत्ता और गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा करने पर जोर एक मजबूत मार्गदर्शक शक्ति है। उनकी जीवन यात्रा करोड़ों लोगों को उम्मीद देती है। भारत उनके अथक प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरमा पाड़ी बृहस्पतिवार को ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष निर्विरोध चुनी गई। रायगढ़ जिले के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक पाढ़ी इस पद के लिए अकेले उम्मीदवार थे। किसी अन्य उम्मीदवार के नहीं होने के कारण पाढ़ी को निर्विरोध चुन लिया गया। प्रोटेम स्पीकर आरपी स्पैन ने विधानसभा के विशेष सत्र में पाढ़ी के निर्वाचन की घोषणा की और उन्हें कार्यभार सौंपा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव, प्रभाती परिदा, नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक और सदन के अन्य सदस्यों ने विधानसभा के नए अध्यक्ष को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने स्पीकर को बधाई दी और सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष सहित सभी सदस्यों से पार्टी के साथ सहयोग करने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने कहा, मैं आपको पार्टी को 17वीं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आप इस गरिमा में सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि सदस्य सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता तारा प्रसाद बहिनीपति और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एकमात्र विधायक लक्ष्मण मुंडा ने भी पार्टी को ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल सुल्तानपुर जिले के एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल संजय सिंह के खिलाफ यह वारंट 3 साल पुराने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन मामले को लेकर जारी की गई है। संजय सिंह ने इस मामले की सुनवाई के वक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इस कारण कोर्ट की तरफ से संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वैभव पांडे ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता पहले भी कई सुनवाई में अनुपस्थित रहे हैं। बता दें कि मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने संजय सिंह की अनुपस्थिति के लिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। वकील ने बताया कि यह मामला 13 अप्रैल 2021 के संजय सिंह के एफआईआर से संबंधित है। पांडे ने कहा कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने हसनपुर गांव में बिना अनुमति के आम आदमी पार्टी की एक बैठक की थी। इस बैठक में करीब 50 से 60 लोग शामिल हुए थे। महामारी रोग अधिनियम और अन्य कानूनों के उल्लंघन करने का आरोप संजय सिंह के ऊपर लगा है। वकील ने बताया कि पुलिस ने संजय सिंह, मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी, जगदीश यादव, मकसूद सुकाई, धर्मराज जिशान, शहबान सिकंदर, जलील और अजय के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो अन्य आरोपी थे उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि संजय सिंह किसी भी सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे थे, इस कारण उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। पांडे ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 29 जून को की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या संजय सिंह इस सुनवाई में शामिल होंगे या नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यादव ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, और अब गड़बड़ी की खबर के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई। भाजपा के राज में पेपर माफिया लगभग हर परीक्षा में धांधली कर रहा है। यह देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश भी हो सकती है।
अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस में भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होगा तो कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जिससे देश प्रदेश में अशांति और अस्थिरता बनी रहेगी। नीट की परीक्षा में घपला होगा तो ईमानदार लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे और देश के लोगों के इलाज के लिए भविष्य में डॉक्टरों की कमी और बढ़ जाएगी तथा बेईमान लोग जनता के जीवन के लिए खतरा बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूजीसी नीट परीक्षा न होने से शिक्षकों की कमी में और ज्यादा इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी से देश के विकास में बाधा उत्पन्न होगी, जो कालांतर में बेहद घातक साबित होगी। उन्होंने कहा इन सब के कारण प्रशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। यह हमारे देश के विरुद्ध कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है, जिसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम निकलेंगे। इसलिए अदालत की निगरानी में इसकी कठोर जांच हो और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए और कोई भी अपराधी छोड़ा न जाए, फिर वह कोई भी हो। बता दें कि गड़बड़ी की शिकायत के आरोप लगने के बाद यूजीसी नीट परीक्षा रद्द कर दिया गया। अब इसे दोबारा से कराया जाएगा। कांग्रेस ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार लीक और फ्रॉड के बिना कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दावे पर कि इस सरकार ने शिक्षा एवं भर्ती की पूरी व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है। मेडिकल में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक 2024 में कथित अनियमितताओं को लेकर उपजे विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नीट परीक्षा रद्द करने का बुधवार को आदेश दिया और मामले को गहन जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपा गया है। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, ये एक ऐसी परीक्षा पे चर्चा जहां रोजाना लीक होता पर्चा। मोदी सरकार ने देश की शिक्षा व भर्ती प्रणाली को तहस नहस कर दिया है। नीट, यूजीसी, नेट, सीयूईटी में पेपर लीक, धांधली और घोर अनियमितताओं का अब पर्दाफाश हो चुका है। बहुप्रचारित एनआरए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी पूर्णतः निष्क्रिय है। उन्होंने कहा, अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े जोरों शोरों से एनआरए की घोषणा की थी। जबरदस्त ढिंढोरा पीटकर उन्होंने बोला था, एनआरए करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से यह कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगा और कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत करेगा। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत से लेकर सऊदी अरब तक हीट स्ट्रोक ने कहर मचा दिया है। एएफपी के अनुसार इस साल हीटवेव के चलते मक्का में बनने वाले हज यात्रियों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है। उनमें से आधे से अधिक अपंजीकृत उपासक है, जिन्होंने सऊदी अरब में अत्यधिक गर्मी में तीर्थ यात्रा की थी। वहीं मरने वालों में कई भारतीय लोग भी शामिल हैं। आज आई रिपोर्ट के अनुसार नई मौतों में मिस्र के 58 लोग शामिल है। बताया जा रहा है कि हीटवेव के चलते लगभग 10 देशों के 1081 हज यात्रियों की मौत हुई है, जबकि राइटर्स ने अब तक 652 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने इस सप्ताह की शुरुआत में मक्का के ग्रैंड मस्जिद में अधिकतम तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस 125 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया था। वहीं कहीं पर तापमान 52 डिग्री के स्तर को भी पार कर गया। भीषण गर्मी के चलते हज यात्री जगह जगह बेहोश होकर गिरते भी देखे गए। पिछले महीने प्रकाशित एक सऊदी अध्ययन के अनुसार क्षेत्र में तापमान हर दशक में 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। हर साल हजारों तीर्थयात्री अनियमित माध्यमों से हज करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे अक्सर महंगे आधिकारिक परमिट का खर्च वहन नहीं कर सकते। सऊदी अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में मक्का से सैकड़ों हजारों अपंजीकृत तीर्थ यात्रियों को मंजूरी देने की सूचना दी थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कई लोगों ने अभी भी मुख्य अनुष्ठान में भाग लिया, जो पिछले शुक्रवार को शुरू हुआ था। हज यात्रा के दौरान
हीटवेव से मक्का में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1000 के पार हो चुका है। इनमें 68 भारतीय भी शामिल है। मरने वालों में 630 हज यात्री गए रजिस्टर्ड बताए गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। उत्तर कोरिया पहुंचने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भव्य और शानदार स्वागत किया गया। पुतिन को रिसीव करने उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए, लेकिन इस दौरान पुतिन ने अपने दोस्त किम जोंग उनको जो तोहफा दिया है उसकी चमक पूरी दुनिया में नजर आ रही है। पुतिन ने किम को न केवल लग्जरी कार गिफ्ट की, बल्कि वो उन्हें इस कार में ड्राइव पर भी लेकर गए। इस दौरान पुतिन ने खुद कार चलाई और किम जोंग उनके बगल वाली को ड्राइविंग सीट पर बैठे नजर आए। टॉप लीडर्स की इस लग्जरी राइड का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुतिन ने रूस में बनी ऑरस सीनेट लिमोजिन कार किम जोंग को तोहफे में दी है। इस कार को रोल्स रॉयल्स की कॉपी कहा जा रहा है, लेकिन कार की खासियत देखें तो दुनिया भर की गाड़ियां इसके आगे पानी भरती है। न सिर्फ कीमत बल्कि फीचर्स भी ऐसे हैं जो इसे कार नहीं पूरा बंकर बना देते हैं। दरअसल ऑरस लिमोजिन कार को खास तौर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ही बनाया गया है। इसका डिजाइन रूस की कंपनी नामी ने तैयार किया है, जबकि मॉडल को रूस की सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च ऑटोमोबाइल और ऑटोमेटिव इंजन इंस्टीट्यूट ने मिलकर विकसित किया। अब यही शानदार कार पुतिन ने किम को भेंट में दी है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। महंगाई के विरोध में जनवाड़ा में भाजपा का विरोध प्रदर्शन। भारत की विकास रणनीति बहुआयामी होनी चाहिए, पूर्व आरबीआई गवर्नर। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, बस किराए में वृद्धि अपरिहार्य है। नीट पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 66वां जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। बीजेपी नेता सुरमा पाठी निर्विरोध चुनी गई। उड़ीसा विधानसभा की स्पीकर रच दिया इतिहास। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।